हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने आइंस्टाइन के इक्वेशन के बारे में पढ़ा। आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था, उसका जो प्रोपोजिशन था वो पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आइंस्टाइन ने उसके इक्वेशन के थ्रू जो ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने देखे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 9 ऑब्जर्वेशंस, वो कैसे प्रूव किए। ओके, यानी आइंस्टाइन की थ्योरी हम लोगों ने यूज किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशंस थे वो कंप्लीट किए। तो सबसे पहला जो चीज था दैट वाज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आइंस्टाइन का क्या बोलना था कि आइंस्टाइन आर्ग्यूड दैट व्हेन अ फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अराइव्स एट द मेटल सरफेस एंड कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन, it gives all of its energy h nu to the electron. The energy is gained by the electron and the photon no longer exists. यानी अब ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। यहाँ पे आप लोग पूरा थ्योरी बात करेंगे। इस लेक्चर के नोट्स भी मैं ना मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें दिया हुआ है, वहां इसके लेक्चर के नोट्स मैंने अपलोड किए। तो पूरी थ्योरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लिखते चलो, क्योंकि आपको समझेगा, ये लिखने से समझता है। ओके, तो देखो इस पॉइंट में आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जब भी एक फोटोन, उसने एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जांपल कंसीडर किया, मेटल सरफेस पे कोलाइड हुआ, तो उसने क्या किया, सारी एनर्जी खुद की वो इलेक्ट्रॉन को दे दी। और जैसी वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी, वो फोटोन एग्जिस्ट नहीं हुआ है, फोटोन अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। यानी फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दी। ओके, इसी के अंदर इफ फाई नॉट इज अ वर्क फंक्शन, जो हम लोगों ने पिछले बार बात किया था, है ना, ऑफ द मटेरियल ऑफ द एमिटर प्लेट, then the electrons will be emitted if and only if the energy gained by the electrons is more than or equal to the work function, that is h naught is greater than or equal to phi naught। यानी उसका बोलना था कि वो प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स तभी निकलेंगे जब फोटोन की एनर्जी उस मेटल प्लेट के वर्क फंक्शन से ज्यादा रहेगी। ओके, thus a minimum or threshold frequency nu naught, which is equal to phi naught upon h, phi naught is work function, is required to eject electrons from the metal surface। ये उसका बोलना था। ओके, and finally if nu is less than nu naught, the photon will not have enough energy to liberate an electron, as a result no electron will be ejected however intense the incident radiation is। चाहे फिर इंटेंस रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा क्यों ना हो, अगर ये कंडीशन है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। ओके, सिमिलरली इफ न्यू इज ग्रेटर देन द न्यू नॉट, एनर्जी विल ऑलवेज बी सफिशिएंट टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन हाउएवर स्मॉल द इंसिडेंट इंटेंसिटी बी, है ना, चाहे कितनी भी स्मॉल इंटेंसिटी रहे, अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट तो वहां पे फोटो एमिशन होगा। ओके, ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट समझे, बहुत सिंपल है, मतलब हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, लेकिन अब सिंस एक्सप्लेनेशन अगर ऐसा आया on Einstein's equation explain any two characteristics, any three characteristics of photoelectric effect, तो ये सारे पॉइंट में तुमको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में था। ओके, दूसरा था इंस्टेंटेनियस वाला, याद है ना सभी को, है ना, टाइम लैग, इंस्टेंटेनियस, है ना। तो आइंस्टाइन का क्या बोलना था कि ये जो कोलिजन वाला पार्ट है, फोटोन कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन से, ये एकदम तुरंत है, मतलब वो सारा जो एनर्जी है वो तुरंत दे देता है ना। जब तक फोटोन गिरते रहेंगे एनर्जी तुरंत मिलते रहेंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते रहेंगे। इसमें कोई टाइम लैग नहीं है, क्योंकि ऐसा फोटोन आया, फिर सोचा कि मैं तेरे को मेरी पूरी एनर्जी दूंगा लेकिन थोड़ा आधी घंटा रुकना पड़ेगा, काइंड ऑफ थिंग, ऐसा नहीं है ना। वो बहुत तुरंत हो रहा है सारा चीज। तो उसको अब एग्जाम में कैसे लिखना है हम लोगों को देखो। यहाँ पे energy is given by the photon to the electron as soon as the radiation is incident on the surface. The exchange of energy between the photon and electron is instantaneous। एनर्जी का जो एक्सचेंज है ना बहुत फटाफट है, इंस्टेंटेनियस है। Hence there is no time lag between incidence of light and emission of electrons। कोई टाइम लैग नहीं है, लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ओके, हाँ, ऑल्सो व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज स्टॉप्ड, अगर रुक गया तो तब के तब फोटॉन्स का ट्रांसफर भी रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलना भी रुक जाएगी और फोटो एमिशन भी रुक जाएगा। फोटो एमिशन इज स्टॉप्ड इमीडिएटली। कब? जब इंसिडेंट रेडिएशन इज स्टॉप्ड, है कि नहीं? समझ गए हो? ये पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा का पूरा प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है, इमीडिएट हो रहा है सब। फोटोन गिरा, फोटो एमिशन हुआ, फोटोन गिरना बंद, फोटो एमिशन बंद।
ओके, है ना आसान? कितना आसान है, मैं वही समझा रहा हूं, बहुत सिंपल चीज है। तीसरा क्या था? तीसरा देखो इंटेंसिटी के बारे में था। ओके, अब आइंस्टाइन को क्या बोलना है इस इंटेंसिटी वाले पार्ट के थ्रू, है ना? देखो आइंस्टाइन का बोलना है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स प्रोपोजिशन, if the intensity of incident radiation for a given wavelength is increased, there will be an increase in the number of energy quanta or photons in incident, which are incident on unit area and unit time. The energy of each quantum being the same, h nu or hc by lambda. Okay, उसका क्या बोलना है कि हम लोग अगर इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं ना, तो क्या हो रहा है इससे इंक्रीज क्या हो रहा है, इससे नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा, मतलब फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ये इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, एनर्जी यानी एक फोटॉन की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। हर एक फोटॉन की एनर्जी आज भी h न्यू या फिर hc बाय लैम्बडा ही है। फोटॉन की एनर्जी उतनी ही रहेगी एक फोटॉन की, लेकिन इस बार ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे। ओके, सो नाउ therefore large intensity radiations will knock off more number of electrons from the surface and hence the current will be larger. If again condition क्या है, frequency should be greater than threshold frequency, इसको threshold बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है? तो more intense radiation, more number of photons, more number of photons, more number of photoelectrons. आया क्या ध्यान में, है ना? जर इंटेन्सिटी वाढली तर मग फोटॉन्सचे नंबर वाढतात आणि इलेक्ट्रॉन्सचे नंबर वाढतात, त्यामुळे करंट वाढतो, है ना? सही है ना? ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, आई लाइक मराठी, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, so conversely lower intensity implies less number of incident photons, hence less number of ejected electrons and therefore lower current. ओके, ये पॉइंटर क्या था? ओके, इनमें से आउट ऑफ अ सडन निकला है ना. चलो, वेरिएशन ऑफ I विथ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फॉर गिवन इंसिडेंट रेडिएशन. अब I कैसे चेंज होगा, करंट कैसे चेंज होगा, ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है ना. वोल्टेज अगर चेंज किया, वोल्टेज काय का बेटा, ये कलेक्टर प्लेट का. याद है मैंने पिछले इसमें बताया था कि कलेक्टर प्लेट यह है, इसका अपन वोल्टेज जो पोटेंशियल है वो चेंज करते, कभी इसको पॉजिटिव करते, कभी इसको नेगेटिव करते. ये एमिटर प्लेट थी, ये कलेक्टर प्लेट थी. लाइट एमिटर प्लेट पे गिरता था और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. ओके, देखो, वंस द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, इफ द कलेक्टर इज एट हायर पोटेंशियल देन द एमिटर, ये बहुत जरूरी है, कलेक्टर का हायर पोटेंशियल पे रहना बहुत जरूरी है. द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कलेक्टर, है ना. अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है, कलेक्टर का पोटेंशियल एमिटर से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगा खुद के तरफ, वो खुद के तरफ लाएगा. ओके, क्लियर? इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद की बात चल रही है. हायर इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर, हेंस फोटो करंट I increases with the accelerating potential initially, है ना. जितना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा इसका कलेक्टर प्लेट का, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रीच होंगे उसके पास में. याद है मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, 100 फोटॉन्स गिरे थे, 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे, उसमें से 50 इसने अट्रैक्ट किया. फिर अपन ने पोटेंशियल 0 वोल्ट था इसका पोटेंशियल, तब उसने 50 अट्रैक्ट किया था. फिर जैसे ही इसको पॉजिटिव किया 60 हो गया, और पॉजिटिव किया 70 हो गया, और पॉजिटिव किया 80 हो गया. मतलब तुम जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, I increases with accelerating potential initially, स्टार्टिंग में. ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, moreover, since the intensity of incident radiation determines the number of photons incident on the metal surface on unit area and unit time, it determines the maximum number of electrons that can be knocked off by the incident radiation, है ना. एक बार इंटेंसिटी अगर तुमने फिक्स कर दी, तो जितने फोटॉन्स गिरेंगे वो भी फिक्स रहेंगे, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो भी फिक्स रहेंगे. मतलब 100 फोटॉन गिरेंगे तो 100 ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा नहीं निकल सकते. तो तुम ये कितना भी बढ़ा दो, 100 के ऊपर तो नहीं निकलेंगे ना, क्योंकि गिरेंगे 100 तो निकलेंगे भी 100. 100 फोटॉन गिरेंगे तो 100 ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स भी तो 100 ही निकलेंगे. तुम इसको कितना भी 1000 वोल्ट 10,000 वोल्ट भी कर लिया, तो 100 जो निकले वही आएंगे, वो तो बढ़ेंगे नहीं,
है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे, hence for a given intensity increasing the accelerating potential can increase the current only till all the knocked off electrons have reached the collector. No increase can be seen in the current beyond this limit. This explains saturation current I naught. है ना? तुम बढ़ाओगे, तुम कलेक्टर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक। फिर एक लिमिट के बाद में तुम कलेक्टर पोटेंशियल कितना भी बढ़ाओ, ये कलेक्टर का वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ, करंट नहीं बढ़ेगा। तो वो करंट हो जाएगा कांस्टेंट। तो वो बढ़ेगा या नहीं, जीरो थोड़ी ना हो गया, वो करंट हो गया कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट करंट को हम लोगों ने नाम दे चुके ऑलरेडी, आई नॉट, सैचुरेशन करंट। समझ में आया सबको? हाँ। Variation of Y with accelerating potential for a given incident radiation for various intensities. अब इंटेंसिटीज अलग अलग चेंज करी तो याद है हम लोगों को पता था कि इंटेंसिटी चेंज करने से सैचुरेशन करंट चेंज होता है, याद है? ये अपने को ऑब्जर्वेशन मिला था। अब आइंस्टाइन इसको कैसे एक्सप्लेन करता है देखते हैं हम लोग, है ना? Increasing the incident intensity will increase the number of incident photons and eventually the saturation current. That's it. अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटॉन्स जो है, जो गिर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है ये बढ़ेंगे, इस वजह से सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। ओके, समझ में आया सबको? वेरी सिंपल। उसका बोलना बहुत सिंपल था कि फोटॉन जितने ज्यादा इंटेंसिटी रहेंगे उतने ज्यादा फोटॉन गिरेंगे, जितने ज्यादा फोटॉन गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा सैचुरेशन करंट रहेगा। 100 के बजाय 200 तो 200 का सैचुरेशन करंट मिलेगा। वो एग्जांपल याद रहा होगा तो। Ke max, Ke max क्या था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, ये अब आइंस्टाइन का क्या कहना है Ke max के बारे में? इफ the frequency of incident radiation is more than the threshold frequency and nu is greater than nu naught, then the energy phi naught is used by the electron to escape from the metal surface and remaining energy of the photon becomes the kinetic energy of the electron. बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो फोटोन आया, अपने साथ में क्या लाया? एनर्जी लाया। वो जो मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन किया। पहले उसने कुछ हिस्सा फाई नॉट जितना हिस्सा लेके वो सरफेस पे आया। अभी भी उसके पास में एनर्जी बची हुई है, जितनी ली थी उसने, उसकी कुछ एनर्जी उसने खर्चा करके सरफेस पे आया। जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, 100 जूल का फोटोन आया, 100 जूल एनर्जी वाला फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने 100 जूल एब्जॉर्ब किए। इसमें से लेटेस्ट से वर्क फंक्शन है 20 जूल का, यानी 20 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो सरफेस पे आया। अभी भी इलेक्ट्रॉन के पास में कितना बचा हुआ है? 80 जूल बचा हुआ है। ये 80 जूल जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसमें कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो अब फाई नॉट तो फिक्स है। अब अगर सपोज इसकी एनर्जी बढ़ती है, इसकी फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, फाई नॉट तो फिक्स है, तो के मैक्स बढ़ेगा। अगर फोटोन की एनर्जी कम होगी तो के मैक्स भी कम होगा। लेकिन ये सब कब होगा पॉसिबल? व्हेन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये पहली कंडीशन। समझ में आया? सो नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन inside the metal and the other processes like collisions after emission from the surface, the maximum kinetic energy is equal to h nu minus phi naught. समझ में? बाकी सब चीजों को कंसीडर अगर किया हम लोगों ने तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो होती है h nu minus phi naught. h nu लाया, phi naught खत्म हो गया, तो बची कितनी? h nu minus phi naught, वो कन्वर्ट हुई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। सो Ke max is equal to h nu minus phi naught. This is one of the most important equation, और ये इक्वेशन को हम लोग कहते हैं, above equation is known as Einstein's photoelectric equation. भाई साहब, this I represent you. काफी इंटरेस्टिंग चीज ये चीज बहुत ज्यादा कमाल की थी। ये आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसके लिए शायद उसको नोबेल प्राइज मिला है, यस, है ना? चेक करके बताता हूं मैं, है ना? Ke max is equal to h nu minus phi naught, है ना? Ke max, this was one of the most, you can say, most awaited discovery जो आइंस्टाइन ने की थी। ओके, मतलब जितना उसका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेमस है उतना ही उसका फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन भी फेमस है। तो Ke max
यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू गिरने वाले फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, Kemax depends on, अब किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द एमिटर प्लेट एंड वैरीज लीनियरली विद द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। याद रखो, Kemax दो चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, एक नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहे हैं, दूसरा इट वैरीज लीनियरली विद इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। यानी जैसे वो बताया था मैंने, फ्रीक्वेंसी बढ़ी Kemax बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी कम हुई Kemax कम हो गया, बताया था थोड़ी देर पहले। तो इन दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, किस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंगली इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, समझ आया सबको ये छठवां? हाँ, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एज सच बोर्ड्स के लिए। हाँ, ये इक्वेशन तो वैसे भी जनरली इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन बोर्ड्स के लिए सब इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड्स के क्वेश्चन बैंक में तुम लोगों ने देखा होगा कि इस पे क्वेश्चंस है 2 मार्क 3 मार्क और 4 मार्क में, कि कोई भी 2 या 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करो। चलो नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल का आइडिया क्या था, ये निगेटिव पोटेंशियल है कलेक्टर प्लेट का। याद है लेक्चर में बताया मैंने कि ये कलेक्टर प्लेट का निगेटिव पोटेंशियल है। निगेटिव पोटेंशियल है मतलब क्या, कि अगर तुमने ये पोटेंशियल अप्लाई किया कलेक्टर प्लेट को तो सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। Kemax के जितना भी जो Kemax वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, सबसे ताकत से भागने वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो रुक जाएगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। ये निगेटिव पोटेंशियल जब तुमने कलेक्टर प्लेट को लगाया तब, ये पढ़ा था ना अपन ने, ये पोटेंशियल निगेटिव पोटेंशियल अगर तुमने कलेक्टर प्लेट को लगाया तो सर्किट का फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्वाहा, जीरो। ओके, चलो फिर देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, है ना। जो यहां से निकल रहे सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग है, क्योंकि कोई बहुत अंदर से आ रहा है, कोई कोलाइड करके आ रहा है, कोई एकदम सरफेस के पास में वहां से निकला, तो सबकी काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग है। If V is the potential difference between the emitter and the collector is at lower potential, an electron will lose its kinetic energy in overcoming the retarding force, है ना। ये अगर निगेटिव है तो एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा किस पे, उस इलेक्ट्रॉन पे जो एमिट हुआ है ना। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है एमिटर से, उस पे रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि ये निगेटिव किया तुमने, है ना। कलेक्टर इज एट लोअर पोटेंशियल मतलब निगेटिव किया, है ना। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स मे नॉट रीच द कलेक्टर एंड द फोटो करंट विल बी जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के रास्ते में गिर जाएगा, कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचेगा। ओके, देन if Kemax is the energy of the most energetic electron at the emitter surface where its potential energy is zero and minus V naught is the stopping potential, then this electron will fail to reach the collector if Kmax is less than eV naught, where E is the electron charge and eV naught is the energy needed for the electron to overcome the retarding potential V naught। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझाता हूं मैं, देखो। हाँ, पहले लेक्चर को पॉज करके तुम भी पढ़ लो इसको अच्छे से, है ना। क्या बोला है, चलो पॉज हटा दिया ना। Kmax ये जो है ये मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और माइनस V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन कब नहीं पहुंचेगा, यहां पे कब नहीं पहुंचेगा, पोटेंशियल से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था। अगर पोटेंशियल V है और इलेक्ट्रॉन E है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है E इंटू V। इस बार पोटेंशियल कितना है V नॉट और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी E V नॉट। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको ओवरकम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए। लेकिन अगर ये ज्यादा है और Kemax कम है, E V नॉट ज्यादा है Kmax कम है, ये वाली चीज, तो इलेक्ट्रॉन ओवरकम नहीं कर पाएगा उस रिटार्डिंग पोटेंशियल के फोर्स को और वो कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। ध्यान में रहेगा सबको, वो कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एक कंडीशन ध्यान में रखना
कि Ke max should be less than EV naught for photo current to be 0. चलो नेक्स्ट इसी में है, if the electron just fails to reach the collector, that is it has lost all its kinetic energy just at the collector, Ke max is equal to EV naught and the photo current becomes 0. वो अगर जस्ट फेल हो रहा है यानी यहां से निकला तो गिर गया यहां पे, मतलब पहुंचने ही वाला था कि गिर गया, पहुंचा नहीं, जस्ट यहां तक पहुंच के गिर गया। ये कलेक्टर प्लेट है, यहां से निकला तो यहां पे गिर गया, यहां नहीं पहुंच पाया, तो इसका मतलब कंडीशन क्या है कि उसकी Ke max जो है ना वो EV नॉट के इक्वल है एंड फोटो करंट ये 0 ही है, याद रखना। क्लियर? सो दिस एक्सप्लेन्स दैट stopping potential V naught depends on the incident frequency and the material of the emitter and does not depend on the incident intensity. Again, as always, तो stopping potential जो है ये K max पे डिपेंड कर रहे हैं और K max किस पे डिपेंड करते हैं? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे, अभी तो देखा हम लोगों ने, और इमिटर के मटेरियल पे, और किस पे डिपेंड नहीं करता है? इंसिडेंट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। आया ध्यान में सबको? आसान? ओके, सो नाउ वेरिएशन ऑफ I विद एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज, है ना। अब इसका वेरिएशन कैसे है? तो इफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी मोर देन EV नॉट, है ना, Ke max it is greater than EV naught, then the electrons can reach the collector and hence current flows. ठीक है? Now, when the kinetic energy of the electrons is less than or equal to EV naught, no current will flow. ये अभी पढ़ा हम लोगों ने, तो करंट 0 है। फोटो करंट विल बिकम 0 when Ke max is equal to EV naught. अब ये चीज हम लोगों ने अभी पढ़ा, है ना। अगर ये हम लोगों ने आइंस्टाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वी गेट, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था? Ke max is equal to h nu minus phi naught, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। अब Ke max की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? EV naught, तो EV naught is equal to h nu minus phi naught, E से डिवाइड कर दो, तो therefore V naught is equal to h by E into nu minus phi naught by E। ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन अपॉन इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। ठीक है, above equation tells us that V naught varies linearly with incident frequency nu and the slope of the straight line depends on constant h and E while the intercept of the line depends on the material through phi naught, है ना। देखो क्या बोला है इसमें, मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या था? V naught is equal to h by E times nu minus phi naught by E, phi naught by E, है ना। ये इक्वेशन को अपन लाइन के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, y is equal to mx plus c, m यानी क्या होता है? स्लोप, तो स्लोप that is equal to h by E, ये याद रखना, CET के लिए तो इंपॉर्टेंट है, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कितना है? phi naught by E, तो phi naught यानी क्या है? वर्क फंक्शन, यानी उसका जो इंटरसेप्ट है वो डिपेंड कर रहा है मटेरियल पे, क्योंकि phi naught तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, phi naught यानी क्या है? वर्क फंक्शन, और वो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। तो ये बहुत ध्यान में, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। V naught varies linearly with frequency with the line which is having slope h by E, और उसका y इंटरसेप्ट है phi naught by E, निगेटिव y इंटरसेप्ट है, मतलब इसका ग्राफ ये ऐसा आएगा, ये जो इंटरसेप्ट होता है ये होता है phi naught by E माइनस phi naught by E, और ये लाइन का स्लोप जो है that is equal to h by E। याद है ऐसे दो ग्राफ बनाए थे अपन ने उस वक्त। एंड फाइनली वी आर कमिंग ऑन टू लास्ट पार्ट, है ना। लास्ट बहुत बड़ा लेक्चर था ये, है ना, बहुत बड़ा, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी, ऑल द अबव आर्गुमेंट्स
फाइनली अब इतना बात कर लिया. Thus brings out the fact that the magnitude of photocurrent depends on the incident intensity through the number of emitted photoelectrons and the potential V of the collector, but not on the incident frequency nu as long as nu is greater than nu naught. जो इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है फोटो करंट. फोटो करंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ओके और पोटेंशियल पे. ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं. लेकिन ये सब किसके छत्र छाया में हो रही है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट के छत्र छाया में हो रही है. ये सब समझ रहे हो. हाँ तो ये था हमारा आज का टॉपिक और आइंस्टाइन ने 10 फाइनली उसका जो इक्वेशन है उसके थ्रू प्रूव किया सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक फंक्शंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे. ये लेक्चर के नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे, उस पे जाके ज्वाइन कीजिए. उसके ऊपर मैं लेक्चर के नोट्स डालते रहूंगा. दैट्स इट.